गुड मॉर्निंग। कल हम लोग बात कर रहे थे स्वयं प्रकाश जी की लिखी हुई नेताजी का चश्मा पाठ का। तो पाठ हमने समझ लिया है। आज हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास की बात करते हैं। उसमें आपने देखा कि कैसे हालदार साहब रोज़ एक कस्बे से गुजरते थे और नेताजी की एक मूर्ति थी जिस पर वो सचमुच का चश्मा लगा देखते थे, असल वाला चश्मा। उत्सुकता हुई, उन्होंने पता किया तो एक बूढ़ा आदमी जो चश्मे की फेरी लगाता था वही ये काम रोज़ करता था। एक दिन वो मर जाता है तो हालदार साहब उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं अगले दिन की उस पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। मतलब किसी बच्चे ने उस काम को किया। तो इससे उनके मन में एक आशा जगती है, एक विश्वास जगता है कि हमारा देश का जो भविष्य है वह सुरक्षित है, और जो देश के भविष्य बच्चे होते हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को सीख रहे हैं कि कैसे हमें अपने जो पुराने हमारे देश के लिए कुछ करने वाले लोग थे उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनके प्रति एक अच्छी भावना होनी चाहिए। तो इससे उनके मन में एक आशा जगती है, एक विश्वास जगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और वो थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं इस बात को लेकर। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास की बात करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? मतलब फौजी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो जैसा कि हमने जाना पाठ में कि उसका जो व्यवहार था, नेताजी की मूर्ति के प्रति ही व्यवहार इसमें उद्धृत किया गया है, तो हम उसकी ही बात करें कि उसका जो व्यवहार था वह था कि नेताजी की मूर्ति बनी और उसमें चश्मा नहीं था, तो अत्यंत गरीब होते हुए भी, अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हुए भी, वह अपने बेचने वाले चश्मे में से एक चश्मा लेता और उस पर लगा देता था। फिर जब कोई ग्राहक आता तो फिर उसको अगर वो चश्मा चाहिए तो उतार कर बेच देता था, फिर दूसरा लगाता था, खाली नहीं रहने देता था। तो यह व्यवहार वहाँ के लोगों ने उसका देखा होगा, तो उसका नामकरण कैप्टन कर दिया होगा, मजाक मजाक में ही। क्यों कर दिया होगा? क्योंकि नेताजी की जब भी बात होती है तो उनकी सेना की बात होती है। एक आर्मी कमांडर के रूप में उनको जाना जाता है, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। तो लोगों के दिमाग में ये बात तो थी ही, उस समय बहुत सारे लोग जीवित भी थे नेताजी के समय के, तो उन्होंने मजाक मजाक में उसका नामकरण कर दिया हुआ कि ये ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे ये नेताजी की सेना का कोई कैप्टन हो। तो इसी कारण उन लोगों ने उसका नामकरण कर दिया होगा कैप्टन, और फिर धीरे धीरे वो नाम प्रचलित हो गया होगा, तो सब उसको कैप्टन ही कहने लगे होंगे। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा था, रोकने को कहा। इसमें क है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? जब हालदार साहब को पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला जो था वो मर गया है, तब वो मायूस हो गए कि अब इस कस्बे में ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं जिसके मन में ऐसी भावना हो, जो नेताजी के प्रति अपने सम्मान को दिखा सके, या जिसके मन में नेताजी के प्रति सम्मान हो और वह मूर्ति पर चश्मा लगाए। क्योंकि नेताजी की पहचान उनके चेहरे के साथ साथ उनका चश्मा भी था। आपने जहाँ भी तस्वीर देखा होगा उसमें चश्मा ज़रूर देखा होगा, वो एक चश्मा लगाते थे गोल जैसा। तो हालदार साहब को वो आदत हो गई थी देखने की कि उस पर चश्मा लग रहा है रोज़, अलग अलग, रोज़ नहीं मतलब जब भी वो आते थे तो नए किस्म का चश्मा देखते थे लगा हुआ, तो उनको यह देखने की आदत हो गई थी। और उनको इस बात की खुशी थी कि एक बेहद गरीब आदमी इस बात का ध्यान रख रहा है कि हमारे जो देश के लिए मर मिटने वाले लोग थे उनके सम्मान में कोई कमी ना आने पाए। तो वो मायूस हो गए कि अब तो वो आदमी मर गया, अब यह ध्यान कौन रखेगा।
इसीलिए वह मायूस हो गए थे और बोला कि अब वहाँ हम लोग नहीं रुकेंगे, अब हम लोग कहीं और पान खाया करेंगे। दूसरा है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा एक बड़ी छोटी सी बात है। सरकंडे का चश्मा, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन वह एक उम्मीद जगाता है। क्या उम्मीद जगाता है? वह यह उम्मीद जगाता है कि बच्चे इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने आप को देश पर कुर्बान कर दिया, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उनके सम्मान का ख्याल बच्चे रख रहे हैं। और यह उन्होंने सीखा अपने बड़ों से, अपने एक बुज़ुर्ग से, और उस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो यह एक उम्मीद जगाता है कि बच्चे अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं और उनके मन में देशभक्ति की भावना है, या देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना है। जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनके लिए सम्मान की भावना बच्चों के मन में भी है। और यह बेहद अच्छी बात है कि अगर बच्चों के मन में यह भावना है तो वह बड़े होकर और भी अच्छा कुछ सोचेंगे। जैसे जैसे उनका सामर्थ्य बढ़ेगा, उनकी क्षमता बढ़ेगी, वह देश के लिए अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि उनके मन में बचपन से ही यह भावना आ गई। तो सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि बच्चे देश के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए कुर्बान होने वालों के बारे में सोच रहे हैं। इससे देश का भविष्य अच्छा और सुरक्षित होगा, ऐसी उम्मीद जगाता है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? अब ये छोटी सी बात थी कि सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, लेकिन इस पर वो भावुक क्यों हो उठे? भावुक इसीलिए हो उठे कि वो मायूस हो चले थे कि अब तो कोई यहाँ है नहीं जो नेताजी की मूर्ति का ख्याल रखेगा, उनके सम्मान का ध्यान रखेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे इस बात का ध्यान रख रहे हैं, तो वो खुशी और एक आशा उनके मन में आई। तो जब आप अनपेक्षित रूप से किसी चीज़, अच्छे चीज़ को देखते हैं जिसकी आपको उम्मीद पहले नहीं होती है, तो आप खुशी से भी भावुक होते हैं। कई बार आप सुनते हैं खुशी के आंसू, तो वो खुशी से भावुक हुए, वो उम्मीद के कारण भावुक हुए। जो आशा उनके मन से ख़त्म हो चली थी वह उन्हें दिखाई दी, तो इस खुशी में वह भावुक हो गए। यह बात छोटी थी लेकिन उसमें बड़ी उम्मीद थी कि बच्चे जो कि देश का भविष्य होते हैं, वह इस बात को समझ रहे हैं कि हमें अपने पूर्वजों का, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, का सम्मान करना चाहिए। यह बात बच्चे समझ रहे हैं। तो इस बात को लेकर वह भावुक हो गए कि हमारे जहाँ बड़े बड़े लोग, सामर्थ्यवान लोग जिस बात को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं या जिसको ज़रूरी नहीं समझते हैं, वो बच्चे समझ रहे हैं और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस कारण वो भावुक हो गए। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यहाँ लेखक का आशय है कि कौम का मतलब होता है एक तरह का काम करने वाले लोग या एक तरह की सोच वाले लोगों को एक कौम कहा जा सकता है। तो यहाँ वो उसी रूप में कौम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि उस कौम का क्या होगा जो कि देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देने वालों पर तो हंसती है कि पागल है, अपना नहीं देख रहा है, देश के पीछे पागल है, पहले अपना देखो, ऐसा सोचते हैं और उसको पागल घोषित कर देते हैं या उस पर हंसते हैं कि इसको कोई काम नहीं था तो ये देश पर चला गया कुर्बान होने, इसको अपना परिवार देखना चाहिए था। ऐसी बातें लोग करते हैं। तो यहाँ चिंता जता रहे हैं लेखक कि उस कौम का क्या होगा जो ऐसे लोगों पर हंसती है, जिन्होंने अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बिकने के मौके ढूंढना मतलब अपने स्वार्थ के लिए अपने ज़मीर को बेच देते हैं, घूस देने या लेने से नहीं हिचकिचाते, देश का क्या होगा इस पर नहीं सोचते, अपना स्वार्थ देखते हैं, अपनी भलाई देखते हैं, उसके लिए अनैतिक से अनैतिक कार्य भी कर लेते हैं। थोड़ा सा भी मौका मिले, छोटी जो उनका जो लालच होता है
उसको पूरा करने के लिए कोई भी कीमत दे देते हैं वो। तो यह एक चिंता की बात है, यह एक बुरी बात है। इसी पर लेखक चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो लेखक क्या है, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, तो मैं फिर से ये वाला प्रश्न करता हूँ। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है, पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यहाँ लेखक एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इसमें आशय यही है कि वैसे लोगों का क्या होगा जो उन लोगों पर हंसते हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उनको बेवकूफ़ साबित करते हैं, उनको पागल घोषित कर देते हैं कि ये तो बेवकूफ़ हैं जो देश पर कुर्बान हो रहे हैं, अपना भला देखना चाहिए। तो वैसे लोगों का क्या होगा जो इन पर हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं, अपने लिए छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए भी कोई भी कुकर्म करने को तैयार रहते हैं, किसी की का भी बुरा करने को तैयार रहते हैं। बिकने का मतलब हुआ ज़मीर का बिकना, किसी तरह की नीति, किसी तरह के सिद्धांत का न होना, जहाँ जैसे मौका मिला वैसे अपना लाभ देख लेना है। तो वैसे लोग जो होते हैं उनका क्या भविष्य होगा, लेखक इस बात की चिंता प्रकट कर रहे हैं। कि जैसे यहाँ भी आपने देखा कि जब वो कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है तो पान वाला उसको बोलता है पागल है वो, मतलब वो उसके इस भावना को पागलपन समझता है कि इससे क्या फ़ायदा है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा रहे न रहे। तो लेखक एक इससे गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि उस कौम का क्या होगा, वैसे लोगों का क्या होगा जो खुद अपने छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए भी बिकने को तैयार रहते हैं, अर्थात अपना ज़मीर बेच देते हैं, अपना जो उनकी नैतिकता है, जो उनके सिद्धांत होने चाहिए उनको छोड़ देते हैं, किसी को भी घूस दे देते हैं, जरूर मौका मिला अगर वो इस स्थिति में है तो घूस लेते हैं। तो ये छोटे स्वार्थों की पूर्ति ही होती है, लेकिन इससे एक समाज की नैतिकता खत्म होती है, समाज में एक गलत संदेश जाता है, गलत तरह के समाज का निर्माण होता है। तो यह देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए बुरा है। तो इसी पर लेखक यहाँ चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि वैसे लोगों का क्या होगा जो खुद तो बिकने के लिए तैयार रहते हैं और जो किसी को जो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं देश पर, उन पर हंसते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारे देश का कैसा भविष्य बनेगा, ये यहाँ आशय है। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान रेखा चित्र का मतलब हुआ कि वो कैसा दिखता था, कैसा उसका व्यवहार था। इसको इस तरह से चित्रित करना है कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि वह कैसा था, उसको लगे कि मेरे सामने ही वह जीवित है, सजीव है। तो इसके लिए हम उस प्रसंग को देखेंगे कि पान वाला जो था उसकी एक दुकान थी छोटी सी पान की, जिसमें वह मोटा और काला आदमी था जो बैठा रहता था, उसकी तोंद निकली हुई थी, उसके दांत ज़्यादा पान खाने के कारण लाल, पीले और काले हो गए थे। वह हमेशा पान चबाता रहता था और कोई भी बात कहने से पहले पान को थूकता था बगल में। वह जब हंसता तो उसका तोंद थिरकने लगता था। तो इस तरह से वह बातें बनाता था, वह मजाकिया लहजे का आदमी था, वो बातों को मजाक में व्यक्त करता था, या कह सकते हैं मजाकिया था। अधिकतर जो पान वगैरह के दुकानदार होते हैं उनका ये होता है कि वो थोड़ा बातें, बहुत तरह के लोग वहाँ आते हैं तो उनसे बातचीत करते रहते हैं और थोड़े मजाकिया किस्म के होते हैं। तो ये उस पान वाले का चित्रण हुआ। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जब हवलदार साहब पूछते हैं कि वो क्या कोई फौजी है, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में, तो पान वाला कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है।
अब इस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है। आपको यह बात कैसी लगी? क्या आपको यह बात उचित लगी? क्या उसको ऐसा कहना चाहिए था? मेरे विचार से अगर देखा जाए तो यह उचित नहीं था। पान वाला जो कैप्टन चश्मे वाला था, वह एक बेहद गरीब व्यक्ति था, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्षरत था। फिर भी उसके मन में देशभक्त जो सेनानी हुए हमारे देश में, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, अपना सब कुछ कुर्बान किया देश के लिए, उनके प्रति एक सम्मान की भावना थी, एक आदर की भावना थी, एक भक्ति की भावना थी। इसी भावना से वशीभूत होकर वह अपने बेचने वाले चश्मों में से एक चश्मा लगा दिया करता था। लोग उसको इसी कारण कैप्टन ही कहने लगे होंगे। तो उसके बारे में इस तरह से बोलना कि वो लंगड़ा क्या जाएगा, वो विकलांग था, तो यह उसके लिए अतिरिक्त सहानुभूति, अतिरिक्त सम्मान होना चाहिए था लोगों के मन में कि एक विकलांग व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्षरत है, उसके मन में भी इतना आदर है नेताजी के प्रति, क्योंकि नेताजी ने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए। तो उनके लिए उस गरीब, उस विकलांग व्यक्ति, उस बूढ़े व्यक्ति के मन में इतना आदर है। वो समर्थ नहीं है, वो धनी नहीं है कि कहीं से एक खरीद के लगा देता चश्मा, उसमें बनवा के लगवा देता संगमरमर का। तो उसके पास जो साधन थे उसी से वो नेताजी के सम्मान का ध्यान रख रहा है। तो उसका तो आदर होना चाहिए था, उसके प्रति लोगों के मन में सम्मान होना चाहिए था कि एक निरीह व्यक्ति, एक असहाय व्यक्ति भी जब इतना कुछ कर रहा है तो हम तो सक्षम हैं, हमें भी उसकी मदद कर, नहीं मदद करें तो कम से कम उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, न कि उसको लंगड़ा और पागल कहकर उसका मजाक उड़ाना चाहिए। तो यह बिल्कुल गलत तरीका था उसके कहने का, या गलत बात थी। अब आगे है रचना और अभिव्यक्ति, जिसमें निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इससे पता चलता है कि हालदार साहब के मन में जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हमारे देश के, उनके प्रति अपार सम्मान था और देशभक्ति उनके मन में थी। इसी कारण से वह उस मूर्ति को एक प्रेम और एक सम्मान की दृष्टि से निहारा करते थे। या उनके मन में उस कैप्टन चश्मे वाले के प्रति भी सम्मान की भावना थी। कुल मिलाकर उनकी विशेषता यह थी कि वह एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके मन में अच्छी चीज़ों के लिए संवेदना थी, सहानुभूति थी, देशभक्ति थी और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर था। साथ ही उस कैप्टन के प्रति भी आदर था, जो कि इतना लाचार गरीब होते हुए भी इस बात का ध्यान रख रहा था कि नेताजी की मूर्ति अधूरी न रहे। तो यह पता चलता है। दूसरा है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यूँ तो हम अगर देखें तो पान वाला एक मजाकिया किस्म का फूहड़ आदमी लगता है, जो हर बात को मजाक में उड़ा देता है। लेकिन उसके इस व्यवहार से पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में भी देशभक्ति की भावना थी और उस कैप्टन के चश्मे वाले के प्रति भी सम्मान था, सहानुभूति थी। भले ही उसको व्यक्त नहीं करता था कि लोग कहीं उसका भी न मजाक उड़ाए, लेकिन उसके हृदय में कहीं ना कहीं यह बात थी कि वह अच्छा काम कर रहा था, उसके प्रति एक सम्मान था। तभी उसके मृत्यु के बाद वह सम्मान बाहर निकल आया और वह भावुक हो उठा। तो उसकी इस विशेषता का पता चलता है कि उसके मन में भी देशभक्ति थी, उसके मन में भी कैप्टन चश्मे वाले के प्रति आदर और सम्मान था। वह इस बात को नहीं व्यक्त करता था कि कहीं लोग उसका भी मजाक न उड़ाने लगे। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इससे पता चलता है कि कैप्टन एक गरीब और लाचार व्यक्ति होते हुए भी, लाचार इस अर्थ में कि उसका एक पैर खराब था, वह अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्षरत था, तो ऐसी स्थिति होते हुए भी उसके मन में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। वह अपने देश के लिए योगदान देने वालों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता था। इस कारण से वह ये काम करता था।
तो वह एक देशभक्त और संवेदनशील व्यक्ति था। उसके मन में सम्मान भरा था उन लोगों के लिए जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। कस्बों, शहरों, महानगरों, चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति लगाने का एक उद्देश्य यही हो सकता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, एक तो समाज में जो लोग अभी रह रहे हैं उनको यह याद रहे कि ये लोग, इन्होंने क्या योगदान दिया है, और उससे प्रेरणा पा सकें कि ये उनकी मूर्ति है, इन्होंने ये किया है। वो आपस में बात करेंगे तो इससे लोग प्रेरित होंगे। इसके अलावा आने वाली पीढ़ी भी, मूर्ति तो एक दिन के लिए लगती नहीं है, तो सालों साल लगी रहती है, तो आने वाली पीढ़ी भी उससे, उसकी कहानियाँ पूछे अपने बड़ों से और उनसे प्रेरणा ले सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। ये उद्देश्य हो सकता है। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? हम अपने इलाके के चौराहे पर किसी ऐसे ही व्यक्ति की मूर्ति स्थापित कराना चाहेंगे जिनका समाज के लिए, देश के लिए कुछ योगदान रहा हो। भले वो हमारे स्थानीय कोई व्यक्ति हो जिन्होंने कुछ अच्छा किया हो समाज के लिए या देश के लिए, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो जिनका योगदान देश के प्रति रहा हो, ताकि यहाँ भी वही बात कहेंगे कि तत्कालीन जो पीढ़ी है वो और आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरित हो सके, उससे इंस्पायर हो सके, उससे प्रेरणा लेकर अच्छे आचरण को अपना सके। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? उस मूर्ति के प्रति हमारा और दूसरे लोगों का उत्तरदायित्व यह होना चाहिए कि हम उसके रखरखाव का ध्यान रखें, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, उचित सम्मान उसके समय समय पर दिया जाए। जब उनकी पुण्यतिथि होती है, जन्मदिवस होता है, तब छोटे मोटे आयोजन वहाँ किए जाएं। ये इसलिए ज़रूरी है कि इस बहाने भी लोग उनके बारे में जानेंगे। हमारा उत्तरदायित्व उस मूर्ति के प्रति है कि जो भी, अगर हम उसके सामने से गुजर रहे हों और हमारे साथ कोई है, उसको अगर नहीं पता है तो हम बताएं। ये जैसे हमारे पूसा रोड स्टेशन पर खुदीराम बोस की मूर्ति लगी हुई है, तो अभी के बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में, तो जो बड़े हैं वो उनको बताएंगे कि ये खुदीराम बोस हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, इनको फांसी दे दी गई, यहीं पर ये पकड़े गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, इसलिए यहाँ इनकी मूर्ति लगी हुई है। तो उनकी कहानियाँ हम लोगों को सुनाएं। रखरखाव वगैरह का तो ध्यान रखें ही, साफ सफाई का ध्यान रखें, साथ ही लोगों को प्रेरित करें, उनकी कहानियाँ सुनाएं ताकि लोग उससे प्रेरणा पाएँ और अच्छे आचरण को अपना सकें। सीमा पर तैनात फौजी हो ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। ये आप लिखिएगा। मैंने इस पर काफ़ी बात किया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया, मान लो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसको वह मूर्ति वाला चश्मा लाकर दे देता और वहाँ एक दूसरा फ्रेम लगा देता था। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। भाषा हमेशा सर्वव्यापी होना चाहिए ताकि सब लोग उसको समझ सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक भाषा दूसरी भाषा के शब्दों को भी अपनाए जो आसान लगे। हमारे देश में जैसे कई विदेशी शासकों का शासन रहा, मुग़लों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा, पुर्तगालियों का शासन रहा, फ्रेंच लोग रहे, यहाँ डच रहे, तो कई भाषाएं यहाँ बोली गई, व्यवहार में लाई गई, तो उनके शब्द हमारी भाषा में मिलते गए। यह एक कारण है। दूसरा है कि इन सब के मिलने से वह भाषा सर्वग्राह्य हो जाती है, उसको समझने में सुविधा होती है। अगर हम सिर्फ हिंदी और या तत्सम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात कहेंगे तो बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे जो उस भाषा के जानकार नहीं हैं। तो इसलिए उसमें दूसरी भाषा के शब्द मिलने से
यह फ़ायदा होता है, यह सुविधा होती है कि कुछ न कुछ हर कोई समझ लेता है उसमें से। तो यह एक अच्छी चीज़ है। अगर आवश्यक हो तो दूसरी भाषा का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, ट्रेन, बस, मोबाइल, बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी के हैं, बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं जो हम प्रयोग में लाते हैं। तो इसके कारण वह भाषा आसान बनती है, सर्वग्राह्य बनती है, सभी के समझने लायक बनती है। बाकी जो व्याकरण की चीज़ें हैं वो आप कर लेंगे। तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले दिन हम लोग फिर बाल गोविंद भगत की चर्चा करेंगे, उसको फिर से समझेंगे एक बार। तो आज इसको यहीं तक रहने देते हैं। कई बार आज डिस्टर्ब हो गया बीच में, लेकिन फिर भी हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।